सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के लंबे अरसे तक सरगर्म रहने वाले दहशतगर्द फारूक कनाली को हलाक कर दिया। इस कार्रवाई में 4 दीगर दहशतगर्द भी मारे गए। फारूक कनाली हिजबुल मुजाहिदीन का अहम कमांडर था और काफी लंबे अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर था। इस ऑपरेशन को इलाके में अमन और अमान की बहाली के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम के काडर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के लंबे अरसे तक सरगर्म रहने वाले दहशतगर्द फारूक कनाली को हलाक कर दिया और इस कार्रवाई में 4 दीगर दहशतगर्द भी मारे गए। तो काफ़ी अहम कामयाबी, बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। कुलगाम में फारूक कनाली हिजबुल मुजाहिदीन का एक अहम कमांडर था और काफ़ी लंबे अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर था। इस ऑपरेशन को इलाके में अमन और अमान की बहाली के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। काडर कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि इस जगह पे, इस मकाम पे जो है यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ऐसे में दौरान शब ही एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी कुछ देर पहले जो है इख्तिताम पजीर होने के दर पे है। हम आपको बताएं कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस ऑपरेशन में 5 टेररिस्ट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया, हलाक किया गया है और जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। हम आपको बताएं कि इस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस को दौरान शब ही इतला मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ऐसे में इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया, अपने मुहासरे में लिया और उसके बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 5 टेररिस्ट को जो न्यूट्रलाइज किया गया, हलाक किया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ऐसे में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। और ये ऑपरेशन जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस ऑपरेशन में हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई है। 5 टेररिस्ट को जो है इस ऑपरेशन में अभी तक न्यूट्रलाइज किया गया है और जो ये टेररिस्ट हैं जिनको हलाक किया गया है, इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद जो है वो भी जब्त किया गया है। और जो इस हवाले से जो ऑपरेशन है इसमें कुलगाम पुलिस की बात करें या फिर फौज की बात करें और सीआरपीएफ की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की दीगर एजेंसियां भी जो हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काडर कुलगाम। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर पर बीजेपी सीनियर लीडर कमेंद्र गुप्ता ने कहा कि तवील अरसे के बाद जनूबी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को मार गिराया। हुकूमत हिंद और वजारत दाखिला की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुबारकबाद की मुस्तहिक है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कश्मीर बहुत जल्द दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। मिली है काफी समय बाद। ये इस साउथ के इलाके में जिस प्रकार से ये समय समय पर इस प्रकार की वारदातें करने का प्रयास करते थे, निश्चय ही हमारे सुरक्षा बलों ने भी अपनी एक रणनीति बदली है और अब इनको मार गिराया गया है। और भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारत सरकार की भी है और एमएचए की तरफ से, और कश्मीर को बिल्कुल आतंक मुक्त किया जाए इसके लिए प्रयास जारी है। ये हमारे सुरक्षा बल बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होगा।
कुलगाम एनकाउंटर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर में बेगुनाह अफराद का खून बहाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दोहरे कंट्रोल सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए और मकामी हुकूमत को कानून और इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम शहरियों को हरासा करना नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर कांग्रेस क़यादत खामोश है और अवाम के जज्बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्वीट के हवाले से बयान में कहा कि कांग्रेस के एमपी की जानिब से उमर अब्दुल्ला पर तनकीद का जवाब दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के हालिया एहतजाज का मौजू अडानी की बजाय रियासती हैसियत होना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती अवाम के साथ नहीं चल रही बल्कि तकसीम की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने कहा कि माजी में महबूबा मुफ्ती के दूध टॉफी जैसे बयानात को कश्मीरी अवाम ने नहीं भुलाया है और किसी भी अवाम मुखालिफ सरगर्मी को रोका जाएगा। एक अच्छी बात है कि पुलिस और आर्मी जो है अपना काम कर रही है। हम लोगों भी आज तक कभी हमने टेररिज्म या मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं किया है। हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, यहाँ और लोग बाहर से आकर यहाँ जो टूरिज्म है वो बढ़े, यहाँ के लोग हैं वो अमन और इसमें इस्तिकामत में रहे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आर्मी को और उनके एलाइड एजेंसीज को। इसके साथ साथ ये भी हमें देखना है कि अगर जो सिविलियंस है जितनी भी उनको कम हैरेसमेंट हो जाए उतनी हम चाहेंगे। बट जितने भी एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ है बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बार बार कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो इसके साथ अलाइड सारा चीज़ें हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट के हाथ देना चाहिए, क्योंकि तब जाके ये जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल जगह नहीं है। इसमें टेरेन्स है, इसमें हार्श टेरेन्स है, पीर पंजाल, चिनाब, केरन, करना या जिस तरह ये कोकरनाग। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये ड्यूअल पावर सेंटर नहीं होना चाहिए। उसमें एक पावर सेंटर हो जो लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस सबको एक साथ चलाए। पावर की बात हुई है, अभी आपका एक ट्वीट आया था, आपने उसमें कहा कि कांग्रेस जो है अडानी का मुद्दा तो है ही है, बट कहीं ना कहीं उनको फोकस जो रखना चाहिए इस वक्त वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे होना चाहिए। और कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, अभी बात हुई थी हमारी उनसे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही है जो इस वक्त वोकल है पार्लियामेंट में स्टेटहुड रेस्टोरेशन को लेके। देखिए प्रॉब्लम तो यही है कि वो नहीं कर रहे हैं। काश जो इंडिया ब्लॉक हो उसमें जो अहम भूमिका है वो कांग्रेस की है। उनको भी जम्मू कश्मीर का एक जो मेजर ये है चीज़ें जो रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड है उसमें जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स पे वो बात कर रहे हैं, स्टेटहुड बहुत। मुझे एक वाकया बताइए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जहां कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए बाहर प्रोटेस्ट किया हो, डिमांड किया हो या ऐसा कोई प्रेशर डाला हो। बिल्कुल नहीं किया। और मेरा ट्वीट जो उनके एमपी हैं, शायद साउथ इंडिया से हैं, उनने उमर साहब के बात पे, ईवीएम की बात पे कुछ टिप्पणी की। उसी टिप्पणी में मैंने कहा कि आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। जहां ईवीएम पे कल आप इलेक्शन जीतते हैं वो ठीक है, जहां आप हार जाते हैं आप ईवीएम पे उंगली उठाते हैं। ऐसे इश्यूज पे कीजिए जो एक्चुअल बर्निंग इश्यूज है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस और एनसी अलायंस को वोट दिया, इनको गवर्नमेंट में लाया, तो हमारा फर्ज बनता है लोगों की जो एहसासात है, उनके एस्पिरेशंस है, उनकी तर्जुमानी करे, उनकी कदर करे, उसकी जो ये है उसी में। बाकी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एनसी और कांग्रेस के दरमियान जबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बाद अब एनसी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। तनवीर सादिक ने अपने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की तरजीहात गलत है और उन्हें जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के बजाय दीगर मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इत्तेहादी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे बयानात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तनवीर सादिक को ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस ही वो जमात है जो जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच खींचतान अभी भी जारी है। हालांकि बीच बीच में ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां एक साथ है, लेकिन कई इश्यूज पर दोनों पार्टी जो है अलग अलग बयानबाजी अभी कर रही हैं। जैसे ईवीएम पर पहले उमर अब्दुल्ला ने बयानबाजी की और अब उनके क्लोज एड जो तनवीर सादिक है उन्होंने भी
कांग्रेस को टारगेट किया? देखिए, कल भी जो हमारा प्रोटेस्ट था उसमें स्टेटहुड एक मुद्दा था, हालांकि नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। उनको समझ होनी चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी है। हमको मणिपुर का भी फिक्र है, यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री चिंता नहीं करते देश के। तो हमें जो है राष्ट्रीय पार्टी को अपना नेतृत्व निभाना देना चाहिए। और जहाँ से जो लोगों की कॉल आती है, जो लोगों की डिस्ट्रेस है, परेशानी है, उसका लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रायोरिटी हमेशा स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड। हमने उस मुद्दे पे कल भी प्रोटेस्ट किया और बहुत बड़ा प्रदर्शन था, आपने देखा होगा। तो कुछ हाफ बेक्ड स्टेटमेंट्स देना अच्छा नहीं है। और बाकी यह है कि हम तो स्टेटहुड के लिए तो हमने जिस दिन सेशन शुरू हुआ पार्लियामेंट का, उस पर तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। और गवर्नमेंट में ना शामिल होने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल स्टैंड था कि चूंकि स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ फॉर्मेशन पे, तो हमने उस पर शामिल नहीं हुए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से लेकर के यहाँ पे इश्तिहार देने के उन्होंने वादा किया है, उनको क्या अधिकार है? और वो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार बनाने वाले लोग हैं। मौका परस्त और मुफाद परस्त पार्टी है, सत्ता की भूखी पार्टी है। और आज अम्बेडकर साहब को गाली निकालती है। कल तक अम्बेडकर साहब के लिए बड़े आंसू बहाती थी, इसलिए उनके ऊपर तो क्या सवाल करना है। रमन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एनसी और कांग्रेस के दरमियान जारी जबानी जंग पर बीजेपी ने तंज किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा कि एनसी और कांग्रेस के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और ये दोनों पार्टियां एक मुत्तहिद हिकमत अमली से महरूम है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि दोनों जमातों की क़यादत अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो रही है और सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही है। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि ऐसे रवैये से वाज़ेह होता है कि एनसी और कांग्रेस में इत्तेहाद की कमी है और ये दोनों अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम है। कांग्रेस के जो नेता हैं उन पे लगातार उमर अब्दुल्ला ने पहले ईवीएम पर एक बात कही, एक अलग लाइन खींची, और अब तनवीर सादिक कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है अलग इश्यूज पे, स्टेटहुड के इशू पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही। तो आपको लगता है कि जो मतभेद है पार्टियों के, दो पार्टियों के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? देखिए, साथ चलना तब होता है जब विचारधारा मिलती हो, कुछ और चीज़ें मिलती। ये तो एक जो अलायंस होता है ये समय के अनुसार होता है कि बीजेपी के खिलाफ किस तरह से चलना है। कांग्रेस का जिस प्रकार से स्टैंडर्ड है, आज उसने जो अपना जो प्रभुत्व पूरे देश में था उसको खोया है। उसका कारण ये है कि उसका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है। हर स्टेट में दूसरे के सहारे वो चल रहे हैं। यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे उन्होंने जो 2-4 सीटें ली हैं, लेकिन अब शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको धिक्कार रहा है, नकार रहा है। और उसी का कारण है कि जम्मू कश्मीर में जो एक पहले से इन्होंने अलायंस किया था उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि जो आपने कहा असर नहीं आ रहा है, तो ये जो आपसी खींचतान है कहीं ना कहीं जो नेशनल लेवल पे भी आप देखते हैं कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के जो चाहे ममता बनर्जी है, चाहे अखिलेश यादव है, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। तो अब उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी भी यहाँ पे उनको बिल्कुल हर जगह यही हालत है। अभी अखिलेश का देखिए, ममता का देखिए, उद्धव का देखिए, बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह का है। तो उसी तरह से समझिए जम्मू कश्मीर में भी है। और जम्मू कश्मीर में जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत हुआ, उसके कारण भी ये है कि ये मौके की राजनीति करते हैं दोनों। वो भी देख रहे हैं। अब शायद कांग्रेस ने अपने बारे में क्या सोचा है उनको खुद नहीं पता। कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मरोली सनती इलाके में नाइसर पेपर मिल्स में छापामार कार्रवाई अंजाम दी। छापे के दौरान महकमे के अफसरान ने अहम दस्तावेजात की जांच पड़ताल की। ये कार्रवाई मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की बुनियाद पर की गई है। राजौरी के बुधल इलाके में एक अफसोसनाक खबर सामने आई, जहां एडिनो वायरस की वजह से एक 12 साला बच्चे की मौत हुई है। अब तक इस मोहलक वायरस की वजह से 8 लोगों की जान जा चुकी है। बाहर से बुलाई गई टीमें तहकीकात कर रही है, जबकि महकमा सेहत जल्द ही इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये मामला इलाके में गहरी तशवीश का बाइस बन गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
जिनको हरियाणा सरकार में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 46 HCS अधिकारियों और पुलिस विभाग के 82 HPS अधिकारियों का हुआ तबादला। कई जगहों के DSP बदले गए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव डूबी। नाव हादसे में 3 नेवी कर्मियों समेत 13 लोगों की मौत। समुद्र में डूबे 101 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। अंबेडकर मुद्दे पर अमित शाह ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की हालिया तहकीक के मुताबिक मोबाइल के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में तकरीर की ताख़ीर के रवैये और जज्बाती मसाइल, खाने पीने के मसाइल के साथ जिस्मानी और हिस्सी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इन मसाइल के पेश नज़र सीनियर क्लिनिकल माहिर नफ्सियात ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मराकिज़ के ज़रिए बच्चों की इन मुश्किलात को हल करने का इक़दाम किया है। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, जो कि एक सीनियर माहिर नफ्सियात है, उन्होंने कहा कि ये मसला तेज़ी से बढ़ रहा है और अब वक्त आ गया है कि इस मसले पर इस पर बरवक्त काबू पाया जाए। रिसेंट स्टडी की माने तो बच्चों में जो मोबाइल देखने की एडिक्शन है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिससे कि काफ़ी हेल्थ वाइज उनको नुकसान भी हुए हैं। और उसके चलते चलते अब जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से अब कैंप्स भी जो हैं जम्मू में मुख्तलिफ जगह पे जो है वो लगाए गए हैं ताकि बच्चों को इस एडिक्शन से बाहर निकाला जाए। मेरे साथ डॉक्टर मुजफ्फर हैं जिन्होंने ऐसा ही एक कैंप लगाया है, ऐसा एक सेंटर खोला है जहाँ पे बच्चों की मोबाइल की एडिक्शन है उसको छुड़वाया जाता है। डॉक्टर मुजफ्फर, जो ये स्टडी आई है इसके मुताबिक किस तरह की जो रिएक्शंस हैं इसके मोबाइल देखने से, एडिक्शन जो हैं वो आ रही हैं? देखिए, जो आपका प्रश्न है आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि जो आजकल हम एक्सेसिव स्क्रीनिंग, बच्चों को स्क्रीनिंग कुछ भी हो सकता है, ये मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। आजकल जो बिजी पेरेंटिंग है वो दोनों पेरेंट्स वर्किंग में है, मदर भी वर्किंग में है, फादर भी वर्किंग में है, तो उसके कारण वो बच्चे को ज़्यादा समय या टाइम नहीं दे पा रहा है। तो उनके पास जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं बच्चों को बिजी और एंगेज करने के लिए, वो टीवी होता है, वो मोबाइल होता है या और कोई गैजेट होता है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के तहत पाई गई है कि इन चीज़ों की वजह से बच्चे के जहन और डेवलपमेंट पे काफ़ी असरात पड़ रहे हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्रेन पे डेवलपमेंट आती है वो कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं। बच्चे के जो सोचने समझने की सलाहियत है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती है। बच्चे की स्पीच डिले हो जाती है। बच्चा पहले इनिशियली ठीक होता है, वो बात करने लगता है, लेकिन जब हम उसको स्क्रीनिंग को एक्सपोज करते हैं तो उसकी लैंग्वेज डिले हो जाती है। ये पाया गया कि ऐसे बच्चे या एडोलसेंट जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पाई गई है। लाइक कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, कुछ लोग एंजाइटी के शिकार हो गए हैं और कुछ लोग अदर स्ट्रेसर्स के शिकार हो गए। पुलवामा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आग की वारदात में नोटरी के शेड खाकस्तर हो गए और आज अचानक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कायम नोटरी सेक्शन के एक रूम में नमूदार हुई, जिसने अपनी लपेट में बाकी कमरों को भी लिया। आग की वारदात से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। ताहम नोटरी सेक्शन के पास पार्क की गई गाड़ियों को जल्द हटाया गया, जिसके बाद महकमे फायर सर्विसेज ने आग पर काबू पाया। ताहम आग की वारदात में नोटरी के शेडों को काफ़ी नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कस्बे पुलवामा में आग की दूसरी वारदात गुज़िश्ता रोज़ पीडीडी के वर्कशॉप और रिसीविंग स्टेशन में आग लगी थी। ताहम आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। पुलवामा के नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज अचानक आग नमूदार हुई। तो आग यहाँ पर देख रहे हैं, जो नोटरी के सेक्शन बनाया गया है, नोटरी के शेड्स है, इनमें अचानक आग नमूदार हुई और पूरे जो नोटरी के जो सेक्शन है ये खाकस्तर हो गई। महकमा फायर सर्विस और पुलिस ने यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई करके इस आग पर काबू पाया है, लेकिन जो ये नोटरी के जो शेड्स है ये पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। बीजेपी लीडर और नायब सदर पुलवामा मोहम्मद आसिफ गनाई ने द्रंगबल पांपोर में पब्लिक पार्क तामीर करने की म्युनिसिपल कमेटी पांपोर से मांग की है। आसिफ ने बताया कि उन्होंने पार्क के लिए पहले ही रकूमात वागुजार करवाए थे, ताहम अभी तक पार्क का तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने बताया द्रंगबल में मौजूद इस सरकारी जमीन को कुछ लोग हड़प करना चाहते थे, लेकिन वो किसी को भी सरकारी जमीन हड़पने नहीं देंगे। उन्होंने जिला इंतजामिया से पार्क तामीर करने की मांग की है।
हमने क्या किया, मैं अपनी पार्टी के बड़े ओहदेदारों के पास चला गया, तो मैंने उनसे बात की, मिन्नतें की, और मैंने इस पे 2.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन लाया। 2.5 करोड़ रुपए मैंने इस पे सैंक्शन कराए। मौके पे 30 लाख रुपया टाउन के अकाउंट में चले गए काम लगाने के लिए। फिर मैं टाउन में चला गया, ऑफिसरों के पास चला गया कि हमारा मसला पार्क का है, यहाँ पे हमें पार्क बनानी है, ज़मीन अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल है, इस पे पार्क बना दो। कभी ऑफिसरों ने बोला कि तहसील वाले यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए नहीं आते हैं, कभी और कुछ, कभी और कुछ। यहाँ तक कि फिर मैंने उसे लेटर भी ले ली जो मेरे पास मौजूद है, जो हमने डीसी साहब को डाली थी। तो डीसी साहब ने एक टीम बनवाया तहसीलदार साहब के थ्रू, तो उन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट की, ज़मीन भी दे दिया उन लोगों ने। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि आज तक, अभी तक ना उन पैसों का कोई पता चला जो मैंने उस वक्त इनके अकाउंट में डलवाए थे। 30 लाख रुपया काम लगा शुरू करने के लिए, उस टाइम 30 लाख रुपया आया था, वो तारीख था 15/7/2024। तो मैं टाउन में इलेक्शन से पहले भी चला गया, भाई काम लगाओ, काम लगाओ, काम लगाओ, मुझे ये टालते रहे ताकि यहाँ पे एक पार्क, खूबसूरत पार्क बने और पापोर के बच्चे इसमें खेले कूदे, या कोई भी आए इस पार्क में आराम करे, ताकि पापोर हमारा भी आगे जा सके। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज भी पांपोर में हाईवे के इर्द गिर्द एक मुहिम चलाई गई। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह की निगरानी में ये मुहिम चलाई गई, जिसमें 70 के करीब गाड़ी मालकान के खिलाफ चालान किए गए। एसएसपी ने बताया वो किसी भी शख्स को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। उन्होंने लोगों से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर सुनील शास्त्री और पार्टी के तंजीमी वजीर अनिरजीत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के सूबाई नायब सदर और साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल को पार्टी का सरगर्म रुकन बनाया गया और उन्हें सरगर्म रुकन का सर्टिफिकेट सौंपा गया। इस मौके पर पार्टी के मिडिल सदरगार सिंह, साबिक म्युनिसिपल सदर सतपाल पीपी, साबिक सरपंच दर्शन चौधरी, मनिंदर कुमार और रोहित शर्मा समेत पार्टी के सीनियर रहनुमा कारकुनान भी मौजूद रहे। संगठन के इंद्रजीत जी, बाकी हमारे सभी साथी, हमारे मंडल प्रधान गार सिंह जी, इन सब ने आकर मुझे जहां एक्टिव मेंबरशिप बनाया है। मैं काफ़ी देर से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, लेकिन ये पार्टी का एक असूल है 6 साल के बाद दोबारा मेंबरशिप होती है। उसी मेंबरशिप होने के बाद पहले प्राइमरी मेंबरशिप हुई, मैंने अपने भी प्राइमरी मेंबरशिप की और बाकी लोगों के भी प्राइमरी मेंबरशिप करने के बाद मुझे आज एक्टिव मेंबर बनाया गया है। और एक्टिव मेंबर बनने के बाद हम सब ने मिलकर, जो हमें एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, और उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने बुध के रोज अरुण बलहामा पालकार सड़क के जेर तामीर काम का जायजा लिया। ये सड़क पालकार को बलहामा अरिन से जोड़ने वाली अहम राब्ता सड़क है। मुआयने के दौरान अफसरान ने बताया कि इस सड़क की तामीर तकरीबन 5.70 लाख रुपए की लागत से MGNREGA के तहत की जा रही है। सड़क की तकमील से इलाके के रिहायशियों को अहम खिदमात तक बेहतर रसाई मिलेगी और राब्ते में बेहतरी आएगी। लोगों से बात करते हुए डीसी ने इंतजामिया के अज़्म को उजागर किया कि अवामी शिकायत का हल और हकीकी अवामी मुतालबात को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरिन बलहामा पालकार सड़क मकामी अफराद का तवील अरसे से मुतालबा था और ये सड़क इलाके की मुआशी तरक्की और समाजी राब्तों में अहम किरदार अदा करेगी। कालाकोट राजौरी में आज हाई स्कूल ग्राउंड पर पोषण प्रोजेक्ट के तहत आंगनवाड़ी वर्करों के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। ये तरबियत 16 दिसंबर को शुरू हुई थी। इस मौके पर CDPO कालाकोट ने शुरा से खिताब करते हुए इस प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इसका मकसद आंगनवाड़ी वर्करों को जदीद तकनीकों से आरास्ता करना है ताकि मराकज़ की अफादियत में इजाफा हो सके। आंगनवाड़ी कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में इस तरबियती प्रोग्राम में शरीक हुए। शोपियां जिले में सख्त सर्दी की वजह से ज्यादातर पानी का जखायर और नल
दोबारा मुंजमद हो गए हैं। आज इलाके में दर्जे हरारत -8.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जिसने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सख्त तरीन सर्दियों के आगाज यानी चले कलान से पहले ही इलाके में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। 40 दिनों पर मुहित इस सख्त मौसम के दौरान पानी के ज़खायर का मुंजमद होना मामूल बन चुका है, जिसके बायस लोगों को रोजमर्रा के कामों में शदीद परेशानी का सामना है। ज़िला शोपियान में गुज़श्ता रात सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि यहाँ पे -9 टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से यहाँ के नदी नाले और ख़ासकर जो नल का पानी है वो जम चुका है। वाले दिनों में अब चिलई कलान के दिन शुरू होंगे, तो इस वजह से ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस की जाएगी और सरकार को चाहिए कि पहले से ही इंतज़ामात करे ताकि आम लोगों को किसी तरह परेशानी ना हो। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। करगिल में महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आज इख्तिताम पजीर हुआ और वर्कशॉप में सहाफ़ियों, महकमे की मीडिया टीम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वर्कशॉप के दूसरे दिन एग्जीक्यूटिव काउंसलर इत्तलात LAHDC करगिल इंजीनियर पुंजुक्ताशी और ज्वाइंट डायरेक्टर इत्तलात लद्दाख इम्तियाज़ काचू ने अपनी मौजूदगी से शुरा को इज़्ज़त बख्शी। इस वर्कशॉप में मारूफ मीडिया माहिरीन जैसे मीकात हाशमी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स मैनेजर ABP न्यूज़ जमाल अफरोज़ खान, फिल्मसाज और सिनेमाटोग्राफर और इफ्तिखार हुसैन, फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर को बतौर वसाइल माहिरीन मदऊ किया गया था। वर्कशॉप में मकामी सहाफ़ियों, प्रेस क्लब करगिल के अराकीन और दीगर सहाफ़ती इदारों से वाबस्ता नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और जदीद सहाफ़ती तकनीकों पर तरबियत हासिल की। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के करगिल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से इनके कारकुन रज़ाली आबिदी साहब और AIO अनवर अली सरपा साहब के उनके काम की सराहना करता हूँ। और इस सर्दी में भी उन्होंने जी जान लगा के इस वर्कशॉप को मतलब रियलिटी तक पहुँचाया कि इन्होंने जो है ना पिछले कुछ सालों से हमारे प्राइवेट मीडिया या जितने भी प्रेस क्लब के मेंबर्स उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए ये वर्कशॉप रखा है। पिछले साल भी इसको किया था और दिल्ली से जो है ना आज तक में जो 17-18 साल से काम किया हुआ हमारे अफरोज़ खान साहब को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है और भी काफ़ी हुनरमंद लोगों को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन का वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहा होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राम राम। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मेंढर तहसील के शीप हस्बेंड्री के सामने वाक़ एक दवा की दुकान में रात के वक्त चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होकर 20,000 रुपए की नकदी चुरा ली। दुकान के मालिक ने सुबह इस वाक़े की इतला दी और बताया कि चोरों ने बड़ी होशियारी से ताला तोड़कर नकदी चोरी की। वाक़े की इतला मिलते ही मकामी पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठा किए और चोरों की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रदर महबूब, इनकी शॉप पे हम जब सुबह ये आए तो देखा इन्होंने तो इनकी शॉप पे जो लॉक थे टूटे हुए थे। उसके बाद फिर इन्होंने हम पुलिस स्टेशन मेंढर में गए, जाके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाकर हमने कंप्लेंट दर्ज की।
तो वहाँ से पुलिस वाले भी आए हैं, उन्होंने भी मौका देखा है। तो मैं यही डिमांड करना चाहता हूँ कि जो ये चोरी की दिन ब दिन वारदात बढ़ रही हैं। मेंढर तहसील कॉम्प्लेक्स में अवामी इस्तेमाल के लिए तामीर किया गया बैतुल खुला 3 साल से ताले में बंद है। दिही तरक्की और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने यह बैतुल खुला 14वीं मालियाती कमीशन के तहत 1.20 लाख रुपए की लागत से 2020-21 में कुलादर अपर मेंढर के तहसील कॉम्प्लेक्स में तामीर किया था। यह सहूलत इन अफराद के लिए बनाई गई थी जो रोजाना अपने कामों के लिए तहसील कॉम्प्लेक्स आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह बैतुल खुला मुकम्मल तैयार होने के बावजूद 1 साल से ज्यादा अरसे से बंद है। इस सहूलत के न होने की वजह से न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन जो SDM दफ्तर, तहसीलदार दफ्तर और दीगर दफातर आती हैं, शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ पर जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया है असल में बुनियादी चीज़ नहीं है, इसका टैंक नहीं है नीचे और इसको ताले लगा के रखे हैं और अब इसमें देखो कितना भरा पड़ा है। ये पूरा यहाँ बाथरूम जाने का मन भी नहीं कर रहा है, इतनी गंदगी और इतनी गलाजत है। ये जो कॉम्प्लेक्स पंचायत की तरफ से बना है, इसका कोई भी जो पानी का निकास है बिल्कुल निकलने का नहीं है और पंचायत वालों ने आके ये ढांचा खड़ा कर दिया और यहाँ से इन्हें जो पैसे शैसे निकलवा के खा लिए। लेकिन जो भी बीमारियां आज की डेट में मेंढर में फैल रही हैं, मैं तो कहता हूं कि सब बीमारियां जो वो यहाँ से फैलती हैं। इतनी स्मेल और इतनी बदबू है यहाँ पे। PDD पामपोर की जानिब से चलाई जा रही एमनेस्टी स्कीम से लोग फायदा उठाएं। ये स्कीम मार्च 2025 तक मुकर्रर है। ये स्कीम सार्फिन के लिए फायदेमंद है। AEE पामपोर ने डिफॉल्टर सार्फिन से स्कीम का फायदा उठाने की अपील की है। ये एमनेस्टी स्कीम है, ये 1 साल पहले शुरू हुई थी। ये 31/2025 मार्च 31/2025 तक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ह्यूज एरियाज है उनकी जो एमनेस्टी है, उनके सरचार्ज है वो वेव अप हो जाएंगे और उनकी बिल बहुत कम हो जाएगी और वो उनके लिए ये फायदा है कि वो इनको इंस्टॉल में भर सकते हैं और अपनी बिल जीरो कर सकते हैं। और ये स्कीम सिर्फ 31 मार्च 31/2025 तक, फिर ये स्कीम नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, वो आए और हमारे पास आए, हम उनको सरचार्ज हम उनके वेव ऑफ करेंगे और उनको इंस्टॉलमेंट देके वो भर सकते हैं और अपनी बिल जीरो कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं उमर अब्दुल्ला। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह से मुलाकात के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के मसाइल पर मुलाकात हो रही है, बातचीत हो सकती है। स्टेटहुड के मसले पर बातचीत मुतवक्के है। तो दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, कयास आराइयां की जा रही थी, ये सवाल भी उठ रहे थे कि अमित शाह उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे कि नहीं। और अब जो खबर सामने आ रही है, अमित शाह उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के मसाइल पर बातचीत होगी और ये भी कि स्टेटहुड के मसले पर बातचीत मुतवक्के है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस मीटिंग का समझा जा रहा है वो स्टेटहुड का माना जा रहा है। और बहरहाल अब ये मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले ये समझा जा रहा था कि अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात ना हो पाए, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और स्टेटहुड के मामले पर बातचीत हो सकती है। कई दीगर जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। यूटी में जिस तरह का 2 सिस्टम गवर्नेंस चल रहा है, उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि अमित शाह से तबादले ख्याल हो सकता है। पर जो मेन एजेंडा पहले से ही इस मीटिंग का समझा जा रहा था वो ये कि स्टेटहुड कब रेस्टोर किया जाए, इस मुद्दे पर बातचीत मुतवक्के है। पहले ही रेजोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में पास किया जा चुका है और अमित शाह भी पहले ही पार्लियामेंट में स्टेटहुड जल्द बहाल करने का वादा कर चुके हैं। लेकिन सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है अब भी। और वहीं उमर अब्दुल्ला अब अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। काफ़ी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है।
और इस मुलाकात को लेकर के कई सवाल भी उठे ओपोजिशन की तरफ से, खासतौर से पीडीपी की तरफ से, जिन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली के जितने चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जब से सीएम का ओहदा संभाला है, करीबन 2 महीने अब हो चुके हैं, तब से उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो अप्रोच अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ लिया है वो काफ़ी सॉफ्ट अप्रोच है, गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुलाकात करने की कोशिश और मकसद होना चाहिए था पीडीपी का, खासतौर से इल्ज़ाम उमर अब्दुल्ला पर लगता रहा है कि वो कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो 370 पर बात नहीं करे, वो स्टेटहुड पर बात नहीं करे, वो जम्मू कश्मीर के मसाइल पर आवाज़ नहीं उठा रहे जैसे कि उन्हें उठानी चाहिए थी या जो वो इलेक्शन के दौरान उठा रहे थे। बहरहाल उनकी अमित शाह से मुलाकात पर भी कई तरह की कयास आराइयाँ थी कि वो टाइम नहीं ले पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अब अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ही खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, काफी कयास आराइयां की जा रही थी, क्या मुलाकात हो पाएगी भी अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की, और वहीं अब उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं अमित शाह से बातचीत करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, उमर अब्दुल्ला गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में, वहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल अभी थोड़ी ही देर के बाद 5 बजे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग शुरू होने वाली है, जो 2025 में जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस रहने वाले हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। न सिर्फ उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी पहुंचे हैं, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी और जो दूसरे सिक्योरिटी से रिलेटेड अफसरान हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फिर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो है फिलहाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी हालात में बदलाव आया है, नई सरकार बनी है, तो एक समन्वय बनाना, सुरक्षा को लेकर जो चैलेंजेस हैं उनको कहीं ना कहीं टैकल करना, वो एक अहम पहलू रहने वाला है इस मीटिंग का। और जहां तक उमर अब्दुल्ला की स्टेटहुड की बात है, तो उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में स्टेटहुड को लेकर अपनी बात जरूर रख सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी मीटिंग है वो सिक्योरिटी के नज़रिए से है। अगर आप देखें तो आने वाले महीने में यानी जनवरी में 26 जनवरी को दिल्ली से ट्रेन शुरू होने वाली है वंदे भारत, जो सीधे श्रीनगर को, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ देगी। तो ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके ये जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ पर अब टूरिस्ट का एक सैलाब देखने को भी मिल सकता है, उससे सुरक्षा चुनौतियाँ जो है वो बढ़ने वाली हैं। पूरा ट्रेन का जो सिस्टम है वो भी पहले से तैयार हो चुका है। अभी जो तमाम जो रिहर्सल चल रही है वो जाहिर सी बात है सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर चल रही है। अगर सुरक्षा ठीक रहती है, तमाम चीज़ें ठीक रहती हैं, तो फिर ये ट्रेन शुरू होगी, एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचेंगे। और साथ ही साथ हमने जिस तरीके से देखा है जम्मू रीजन में भी ये ट्रेन होकर जाएगी, कश्मीर वैली में भी जाएगी, और साथ ही साथ जिस तरीके के हमले देखने में आए हैं, आज ही जिस तरीके से 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर इस मीटिंग में एक व्यापक चर्चा होगी। और सिक्योरिटी के लिहाज से मीटिंग होनी भी है, और जो है एलजी के साथ भी वो मीटिंग होनी है अब से कुछ देर बाद। पर जब हम उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की बात करें अमित शाह की, तो उसमें ये जरूर उम्मीद की जा रही है और तमाम तर लोगों की नजरें भी इस पर बनी हुई है, खासतौर से उमर अब्दुल्ला की ओपोजिशन जो है वो इस पर नजर बनाए हुए है कि क्या इस बार वो बात कर पाएंगे अमित शाह के सामने, जो मुद्दे जो लोगों के सामने उमर अब्दुल्ला ने रखे थे वो अमित शाह के सामने भी रख पाएंगे। देखिए, वो मीटिंग में ज़रूर यहाँ पर पहुँचे मीटिंग से पहले, तो जाहिर सी बात है वो मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा गृह मंत्री से अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं, और उनके जो साफ तौर पर दो इश्यूज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो बार बार जिस तरीके से कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दोहरी हुक्मरानी का मॉडल चल रहा है, यानी कि पावर सेंटर जो हैं वो इस वक्त 2 हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में तमाम तरह की पावर्स हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत चुन कर आई है, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उसके पास कितने इख्तियारात हैं और किस तरीके से जो ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक हक होता है उसको लेकर के भी हमने जो आपसी टकराव है वो भी देखने में आया था। और इसी के साथ साथ स्टेटहुड का जो इशू है, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जिस तरीके से सेंटर ने वादा किया था, वो वादा भी उमर अब्दुल्ला सेंटर को याद दिलाएंगे। जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। इससे पहले भी जब वो गृह मंत्री से मिले थे उन्होंने अपनी बात रखी थी, और जो जम्मू कश्मीर कैबिनेट से जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसका हवाला दिया था
ये तमाम बातें मीटिंग में होने वाली है। लेकिन अभी जो पहले मीटिंग हो रही है वो सिक्योरिटी के नजरिए से हो रही है। उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपनी बातें जरूर रख सकते हैं और जाहिर सी जो नोटिफिकेशन होना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को क्या इख्तियारात होंगे, अगर वो अंडर यूटी ही रहते हैं तो उनको क्या इख्तियारात होंगे। दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा है कि दिल्ली में एक बिल्कुल खुरम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक बात जो की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी ही रखना चाह रही है, जिस भी लंबे अरसे तक वो रखना चाह रही है, तो कम से कम इस यूटी का निजाम तो सही तरह से चला है। और बिजनेस रूल्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने बयान दिया कि बिजनेस रूल्स के हवाले से कम जो है काम करे बीजेपी, ताकि यहां पर मईशत जो कमजोर हो रही है वो ना हो। उन्होंने तो इल्जाम भी ये लगाया कि बीजेपी जो है कोशिश कर रही है कि मईशत को कमजोर किया जाए, इस वजह से बिजनेस रूल्स पर काम नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का मेजर मकसद वहां जाने का यही है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो दो इशू है, एक तो स्टेट का इशू है ही कि स्टेट मांगा जाए, उस पर सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि गेंद जो है पूरे तौर से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है। लेकिन साथ ही साथ बिजनेस रूल जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला के इख्तियारात किस हद तक हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेकर वो सीधे तौर पर फैसला ले सकते हैं, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग उनके पास रहेगी, क्या रेवेन्यू और जो तमाम फाइलें हैं वो उनको एलजी से अप्रूव करानी होंगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन होना है, उसको लेकर के भी वो अपनी बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला जो खासतौर से जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला और उनके जो साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत में जो तमाम लोग शामिल हैं, वो दोहरी हुक्मरानी के मॉडल को तबाही बिल्कुल, तो सबकी नजरें इस मीटिंग पर बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला जो है मीटिंग के लिए अमित शाह के साथ पहुंच चुके हैं। अब इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होगी वो जल्द ही पता चल जाएगा। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक लीडर की है ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, न तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, मगर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, और सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहां जा, जो जगह मिली वहां पर सिर्फ नमस्ते करते ही बैठो, पैसे आ जाएंगे, खोदने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोलने के बाद उन्होंने गलती हुई ये मानने को तैयार नहीं थे। और हमने भी आपसे कल यही कहा कि भाई जब वो मानना, हमारी जो डिमांड है कि रिसिग्नेशन देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करना चाहिए। सेकंड, हमको मालूम हुआ वो बर्खास्त करने वाले नहीं है, इन्हों छोड़ने वाले नहीं। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पार्टी के सभी एमपीज और राज्यसभा के मेंबर सभी मिलके इस मुद्दे को हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा ये गलत है, वो माफी मांगना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान में इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग, कई बच्चे मर रहे हैं, और ये इनका मंशा है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू से, उनके मूर्ति से निकले और हम एक शांत तरीके से
लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते, इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास, उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। और आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था, उसको, उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने, सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। इसीलिए हम आज आपसे तो कल बहुत पूछे, वो बोले कि हमारे को पब्लिसिटी दो, हमारी रॉन्ग हो गई है। देखे, आप गए थे ना, तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो अच्छा है, जो न्यायपूर्ण है, उसको पब्लिसिटी दो। मैं कभी अभी वही बोल रहा था, उन्होंने कहा था, नहीं, उन्होंने कहा था, देखो खरगे जी ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया है, इसीलिए वो मेरे छवि को ये होता है, इसीलिए आप भाइयों तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ मेरे को, मेरा जो ये है स्पीच बोलिए या स्टेटमेंट, उसको जरा अच्छा दिखाइए सब जगह। 3 बार बोले, आखिरी, बीच में बोले, फिर लास्ट बट 1 में बोले, फिर लास्ट में भी बोले। राज्यसभा टीवी पे था। हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नहीं, बट ओरिजिनल क्लिप तो राज्यसभा टीवी पे था। नहीं, टीसी में बोला। No, I know, but the original clip was a Rajya Sabha clip. So there is no question about the original clip. तो मैं यहाँ पर किया, तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद उन्होंने किया, तो करने दो, लेकिन सच बात तो उन्होंने बताना चाहिए, हम नहीं। और या तो ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिसिटी उनकी ही होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। इवन हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता, फिर एक बार मैं वो कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं,
वो जो कर रहे हैं, हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बाराने का हमारे पास बोलते हैं हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं, जाने दो। इसीलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जो चीजें हकीकत में हुई है, दिखी है, बस उस पे अगर सभी कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहता हूं। और अब राहुल गांधी साहब। शुक्रिया खरगे जी। मैं आपको याद दिला दूं, कल अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अगर खरगे जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, तो उसका इंतजार अभी भी है। मैं अभी राहुल जी से गुजारिश करूंगा। थैंक यू जयराम जी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। बिजनेस रूल्स जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है। बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत को तय करना है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है। कैबिनेट सब कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज देंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता नहीं है। सर, स्टेटहुड को लेकर कोई एश्योरेंस मिला है? बात हुई है स्टेटहुड को लेके, बात हुई है स्टेटहुड को लेके और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब फिलहाल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। मैंने सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया है, क्योंकि जो मैंने बार बार कहा है, आप वैक्यूम में मिलिटेंसी से मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिलिटेंसी, टेरर से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। उन्हें इस लड़ाई में शामिल करने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनकी चुनी हुई सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है जैसलमेर में, वहाँ के जो हैंडलूम कारीगर हैं उन पर 28% तक लगाने की बात की। फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल मैंने देखा नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर जीएसटी काउंसिल में ये आ जाता है तो हम ज़ोर शोर से इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और भी रियासत हैं जिन पे इसका असर पड़ेगा। सर, श्राइन बोर्ड में लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्केट बंद है, झूले को लेकर। श्राइन बोर्ड हमारा मामला है नहीं। एलजी साहब यहाँ आ रहे हैं 5 बजे की मीटिंग के लिए, अगर वो रुकते हैं तो उनसे ये सवाल कीजिएगा आप। सर, एक सवाल मेरा है कि संसद के अंदर जिस तरीके से सांसदों राहुल गांधी ने आरोप लगाया सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर कि धक्का मुक्की हुई, इसके अलावा आपने देखा कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उनके धक्का मुक्की हुई और एक दो सांसदों की चोट भी काफ़ी आई है। लेकिन मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पांडे जी, यही ब्रेकिंग न्यूज। तो उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि तमाम यकीन दहानी दिलाई जाएगी और तमाम मसलों पर बात, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो वो एलजी की जिम्मेदारी है, लेकिन बिजनेस रूल्स जो है वो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट को ही तय करने हैं। ये तमाम तर बातें उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से की है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।